नमस्कार, हवा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बस्तर की खबर के साथ। बस्तर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। आज से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से रायपुर जाने वाले यात्रियों में उत्साह दिख रहा है। फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। हैदराबाद से जगदलपुर और हैदराबाद से रायपुर के लिए रोज ये फ्लाइट चलेगी और हफ्ते में 2 दिन दिल्ली के लिए भी फ्लाइट शुरू की गई है। बस्तर वासियों को बड़ी सौगात। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव है बस्तर में और उससे पहले फ्लाइट सेवा की शुरुआत देखिए की गई है। ये बहुत बड़ी चीज है बस्तर वासियों के लिए। अब कनेक्टिविटी और भी ज्यादा आसान। हफ्ते में 2 दिन दिल्ली के लिए ये फ्लाइट शुरू हुई है। मां दंतेश्वरी इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। मां दंतेश्वरी के नाम पर हवाई अड्डा, जिसमें कि बस्तर वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। इसके अलावा हैदराबाद से जगदलपुर और हैदराबाद से रायपुर के लिए भी ये जो फ्लाइट है वो जाएगी। तो आज से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो चुकी है। यात्रियों में उत्साह दिख रहा है। फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब फ्लाइट का स्वागत किया गया है। और हफ्ते में 2 दिन दिल्ली के लिए भी उड़ान भरेगी ये फ्लाइट। बस्तर में मैं समझता हूँ यहाँ पर जो टूरिस्ट पोटेंशियल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और वो टूरिस्ट पोटेंशियल को बढ़ावा मिलने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इंडिगो का यहाँ पर आना, ये मैं समझता हूँ जगदलपुर की प्रगति का एक लक्षण है और ये प्रगति में इंडिगो हाथ बढ़ाएगा, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बस्तर के एक दिशा को और दशा को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। चाहे वो यहाँ के उद्योग के लिए हो, चाहे वो यहाँ के टूरिज़्म के लिए हो, काफ़ी अच्छा मददगार साबित होगा। बाहर के लोगों के लिए, जो बाहर से जो सैलानियों के रूप में आते हैं या अलग मौका तलाशते हुए आते हैं, बस्तर अलग नज़ारे में दिखेगा और ये बस्तर के पहचान को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। तो छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में 30% तक की छूट की योजना आज खत्म हो रही है। पिछली सरकार ने रजिस्ट्री में 30% तक की छूट का प्रावधान किया था, लेकिन साय सरकार ने यह छूट खत्म कर दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने लोगों को लाभ देने के लिए यह व्यवस्था की थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमीन का बंदरबाट करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 30% कटौती की थी। ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि मार्केट रेट और गाइडलाइन रेट में कमी कर कांग्रेस माफिया को जमीन बांटने का काम कर रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के हित में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये अपने लोगों को लाभ देने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की थी। कल हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि क्यों और किसके लिए ये किया गया था और अब हमारी सरकार में वो योजना लागू नहीं रहेगी। कांग्रेस ने 152% के माध्यम से अपने चहेतों को, भूमाफियाओं को जमीन का बंदरबाट करने के लिए जो 30% की कटौती की थी वो समाप्त होने जा रहा है। कोई नया बढ़ाने वाला विषय नहीं है और आप मार्केट रेट और जो गाइडलाइन रेट है उसमें गाइडलाइन रेट में भारी कमी करके 30% की कमी करके कांग्रेस के लोग भूमाफियाओं को, अपने चहेतों को ज़मीन बांटने का काम कर रहे थे और ये 31 मार्च तक उसकी उनका नोटिफिकेशन का डेट था, वो समाप्त हो रहा है। जमीन की रजिस्ट्री पर छूट खत्म करने पर कांग्रेस का आरोप आया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस ने आम आदमी के लिए यह छूट दी थी। बीजेपी ने गरीबों के जमीन खरीदने का सपना खत्म कर दिया है। तो अब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी के लिए यह छूट दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने अब गरीबों के जमीन खरीदने का सपना ही खत्म कर दिया है। कांग्रेस की सरकार ने गरीब आदमी, ठेला खोमचा, छोटे दुकानदार, आम व्यक्ति, मध्यम वर्गीय के जमीन खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए
सरकारी गाइडलाइन में रजिस्ट्री के दौरान 30% छूट दिया था। इससे बहुत सारे लोग अपने जमीन खरीदकर मकान बनाने के सपनों को पूरा किए थे। अब भाजपा के सरकार बनते ही उस 30% छूट को हटा दिया गया है। ये गरीबों के सपनों पर कुठाराघात है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, कांग्रेस और बीजेपी में इस छूट को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं। हालांकि इस छूट के बारे में बताइए कि इससे कितना फायदा कितना नुकसान होता, अगर सही मायनों में देखा जाए तो आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आज रजिस्ट्री की बात करें तो 600 से अधिक आज रजिस्ट्रियां हैं वो होनी थी। अगर एक जिले अब रायपुर की बात करें तो 865 करोड़ का जो टारगेट दिया गया था, तो 830 करोड़ की रजिस्ट्री 2 दिन पहले ही जो शुल्क है वो जमा हो चुकी है। अगर हम इसे बिल्कुल डिफाइन करें तो ये कहा जा सकता है कि जो जरूरतमंद लोग, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने मकान आवास खरीदते हैं, दुकान भी लेते हैं और कुछ जमीन भी लेते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया ऐसे निर्धारित करने चाहिए ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि आखिर ये किस तरह की जमीन ये खरीदी बिक्री कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे बिल्डर हैं, उनको भी इसका फायदा मिलता है। तो जिस तरह से अगर बिल्डर हैं या फिर अन्य जो व्यावसायिक पर्पस से अगर जमीन की खरीदी बिक्री करती है तो उसे अलग क्राइटेरिया में बनाना चाहिए ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उन्हें इस तरह का फायदा है वो मिल सके। लेकिन अब जो आज आखिरी दिन है और उसके बाद जो रजिस्ट्री शुल्क में जो छूट थी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आज उसकी अवधि खत्म होगी। तो ये कहा जा सकता है कि उन जरूरतमंद लोगों को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। जिस तरह से बीजेपी ने बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है और भू माफियाओं को प्रश्रय देने का, अपने लोगों को रजिस्ट्री का फायदा देने का आरोप उन्होंने लगाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि ये आम लोगों के हित में नहीं है और ये कुठाराघात उन्होंने बताया है। तो ये कहा जा सकता है इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आखिर जरूरतमंद लोग कौन हैं, किनको रजिस्ट्री की आवश्यकता है, पहली रजिस्ट्री है, कितने जो भूखंडों की रजिस्ट्री हो रही है, तो कुछ क्लॉज ऐसे बनाने चाहिए ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उसे इसका फायदा मिल सके। जी ठीक है युगल, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे युगल। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इससे वाकई में कितनी राहत आम जनता को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घोटाले के आरोपियों से पूछताछ के बारे में जो लगातार जारी है। आरोपियों से पूछताछ का तीसरा दिन है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। शराब और कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ चल रही है। महादेव ऐप के आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है। जेल में घोटाले के आरोपी बंद हैं। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई हैं कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी। कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल से भी पूछताछ हो रही है। स्पेशल कोर्ट से अनुमति के बाद टीम पूछताछ कर रही है। घोटाले के आरोपियों से पूछताछ पर मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी घोटाले किए हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ईडी की टीम ने जांच में करोड़ों रुपए और दस्तावेज जब्त किए हैं। दोषियों पर की जा रही है कार्रवाई। इस मामले पर कोई राजनीति नहीं की जा रही है। तो ओपी चौधरी का यह बयान, उन्होंने कहा कि इस घोटाले वाले मामले पर राजनीति नहीं की जा रही। आज जब जिन मामलों में कैश बरामद हुए हैं, गोल्ड बरामद हुए हैं, संपत्ति ईडी ने सार्वजनिक की है, कोर्ट में एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही है, न्यायपालिका उनको जमानत नहीं दे रही है, ऐसे मामलों में आज पूछताछ हमारी सरकार में एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है या अनावश्यक उसे राजनीतिक ब्लेम गेम करना चाहते हैं, जबकि भाजपा का मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट सिद्धांत है, न खाऊंगा न। एसीबी और ईओडब्ल्यू के टीम आज तीसरे दिन भी रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंची हुई है। कोल स्केम, महादेव सट्टा ऐप सहित अन्य जो स्केम है, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपियों से एक एक करके जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार ये तीसरे दिन है वो पूछताछ जारी है और 29 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक की
पूछताछ की अनुमति विशेष कोर्ट ने दी है और अभी फिलहाल कोई भी ब्यौरा एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम देना नहीं चाह रही है और पूछताछ आरोपियों से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। युगल तिवारी लगातार संवाददाता साथ जुड़े हुए हैं। युगल, याद होगा प्रधानमंत्री का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अब ओपी चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने भी घोटाले किए उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, इसमें कोई राजनीति का विषय ही नहीं है। विपक्षी इसे जबकि राजनीति कह रहा है, ये चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत जब मिली थी, इनपुट मिले थे, उसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 1 दर्जन से अधिक आरोपी है वो अभी गिरफ्त में है, जेल में बंद है, जिसमें कोल स्कैन का मामला है, शराब घोटाला है और सबसे बड़ा जिस पर बवाल हुआ महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी नाम आए, एफआईआर भी दर्ज की गई। उसके अलावा कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो जांच के घेरे में है, उन पर आने वाले समय में जांच है वो हो सकती है। फिलहाल विशेष अदालत ने अनुमति दी है, जो बंदी हैं अभी, जो निरुद्ध हैं, आरोपी हैं, उन्हें जेल में एक एक दिन करके पूछताछ की जा रही है। और अभी जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और जो व्यापारी हैं, इसके साथ ही साथ कुछ राजनेता हैं, वो भी जो ईडी के गिरफ्त में है उन्हें जेल भेजा गया है। तो अब तीसरे दिन भी जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम है जो ईडी के प्रतिवेदन के बाद मामले को जांच में लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। आज तीसरे दिन भी पूछताछ अभी चल रही है। लगभग 11 बजे जो ईओडब्ल्यू की 6 सदस्यीय टीम है, जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वहां पर गए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। देर शाम तक वो जेल से निकलेंगे पूछताछ करके। ये लगातार तीसरा दिन है, ये सिलसिला है, ये क्रम है, जारी है। 2 अप्रैल तक उन्हें पूछताछ करने की अनुमति दी है। तो ये तय है कि पूछताछ में और भी जब इनपुट मिले और भी सबूत मिलेगा, उनके बाद आरोपियों की संख्या है वो बढ़ सकती है और आने वाले समय में ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम है वो और गिरफ्तारियां हैं वो कर भी सकती हैं। जी बिल्कुल युगल, और ऐसे में आगे भी जांच हो सकती है। आप ठीक कह रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो आईईडी ब्लास्ट में घायल युवक से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि आईईडी किसी को नहीं पहचानता, जानवर और ग्रामीण दोनों ही आहत हो रही है। बस्तर के विकास में आईईडी बहुत बड़ा बाधक है। आईईडी ब्लास्ट में ये तो फौज मैंने कोई सुरक्षाकर्मी है नहीं। आईईडी किसी को पहचानता नहीं है, ना ही वो सिविलियंस को पहचानता है और ना ही वो जानवरों को पहचानता है। तो जाने कितने जानवर इसमें खत्म हुए होंगे, जाने कितने सिविलियंस का ये हाल हुआ होगा। 11 तारीख के कोई घटना होने के बाद इनको रोके रखा गया, इसलिए क्योंकि ये बात प्रचारित ना हो, बाहर न जा सके। ऐसी कितनी और घटनाएं हैं जब गाँव वालों ने दबाव बनाया कि भाई आखिर ये खत्म हो जाएगा, तब फिर छोड़ा गया। तो और अब खबर दुर्ग से है, जहां 80 से ज्यादा वकीलों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सांसद विजय बघेल ने सभी का पार्टी में स्वागत किया, गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब कई वकीलों ने बीजेपी ज्वाइन की है। दुर्ग में बीजेपी का कुनबा बढ़ा है, 80 से ज्यादा वकीलों ने बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले आपको बता दें, एक दिन पहले ही 100 महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। और अब ये दुर्ग में बीजेपी का कुनबा बढ़ा, जहां वकीलों ने बीजेपी में सदस्यता ली है। नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला और 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। लोहा अयस्क से भरे थे ये ट्रक। थाना से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अंबिकापुर में 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। दरअसल पिता, पुत्र और पड़ोसी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। नदी के पानी से सिंचाई को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद में आरोपी ने पिता पुत्र पर ही हमला कर दिया। बचाव करने आए पड़ोसी पर भी हमला किया गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ये वही आरोपी जिसने कुल्हाड़ी से पिता पुत्र पर हमला किया और बीच बचाव करने जो पड़ोसी आया उस पर भी इसने हमला किया कुल्हाड़ी से। गरियाबंद में एसडीओ पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। ट्रैक्टर छोड़ने के लिए 35,000 की डील का आरोप है एसडीओ पर। सीता नदी एसडीओ एमआर साहू पर आरोप लगा है रिश्वत लेने का। अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर पकड़ा गया था, जिसके बाद डीएफओ वरुण जैन ने खुलासा किया। डीएफओ ने कार्यालय का ताला तोड़ा और कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 10 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए कैसे पूरा जो फसलों को नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात और 10 हाथियों का दल यहां पर पहुंचा हुआ है। ग्रामीण दहशत में है कि कहीं हाथी उन पर ना हमला कर दें। गरियाबंद में तेंदुए का आतंक है। तेंदुए ने मवेशी का शिकार किया। ग्राम पंचायत खरहरी के रावण सिंघी की ये घटना, जहां तेंदुए की वजह से दहशत में अब ग्रामीण नजर आ रहे हैं। इलाके में अलर्ट जारी किया गया। दुर्ग में पुलिस ने स्टंटबाज को पकड़ा है। बाइक पर स्टंट करने वाले युवक को पकड़ा गया और युवक ने स्टंट का वीडियो भी अपलोड किया था। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की और 3,000 का चालान काटा है। स्टंट न करने की शपथ भी दिलाई गई है। रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। टेनिस कोर्ट में प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर की मौत हो गई। खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर की मौत हो गई। जोरा स्थित न्यू इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम की घटना है। दिल्ली से कोच शरद कुमार आए हुए थे। दिल के दौरे से मौत की बात कही जा रही है। हार्ट अटैक की वजह से टेनिस कोर्ट में ही ट्रेनर की मौत हो गई और दिल्ली से वो आए थे ट्रेन करने के लिए, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से मौत का मामला सामने आया है। सूरजपुर में तूफान से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां नगर पंचायत जरही में दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। नगर पंचायत क्षेत्र में 12 घंटे से ब्लैकआउट है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ना बिजली है, ना पानी है और ऐसे में आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कई लोगों के झोपड़ी घर उजड़ गए हैं। जो लोग टिन से अपना घर बनाए हुए थे, जिसमें वो रह रहे थे, आंधी तूफान की वजह से देखते ही देखते मिनटों में सब कुछ तहस नहस हो गया। पेंड्रा में प्रिंसिपल पर पेड़ कटवाने का आरोप लगा है। स्कूल परिसर में पेड़ कटाई रोकने के लिए पूर्व छात्र पहुंचे। आत्मानंद स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां प्रिंसिपल पर पैसे लेकर पेड़ बेचने का आरोप है। प्रिंसिपल ने आरोपों से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूल में जो पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों को प्रिंसिपल ने कटवाया और कहा जा रहा है कि एक पेड़ कटवाकर बेचने का आरोप है प्रिंसिपल पर। हालांकि प्रिंसिपल इस बात को मानने से ही इनकार करते हुए नजर आ रहा है। आत्मानंद स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात शराब की नो एंट्री की। छत्तीसगढ़ के गांव में शराबखोरी और शराब बिक्री बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन बालोद के कुर्दी गांव के लोगों ने इस चुनौती का अनोखा तोड़ निकाला है। पूरे गांव को सीसीटीवी से कवर कर दिया गया है।
जो भी शराब खरीदते या बेचते पीते दिखाई देगा उस पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। गांव में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। गांव में अब तक 14 लोगों से जुर्माना वसूला गया। ग्रामीणों ने सट्टा कारोबार के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए हैं। गांव में सट्टा का कारोबार करने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माने का नियम है। शराब और सट्टे के कारोबार पर नजर रखने के लिए 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जैसे हमारे ग्राम पंचायत में पहले अवैध शराब बिक्री होत रही से इला लेके हमारे सरपंच महोदय संजय साहू है एक गांव के लिए अच्छा पहल तो करी से उमें ओकर से हमारे युवा वर्ग ला बहुत प्रभाव पड़ी से। हमारे ग्राम कुर्दी में लगातार बहुत समय से शराब का और अवैध शराब का और शराब पी के हुड़दंगबाजी करते आ रहे हैं और हम लोग भी ग्राम समिति और ग्राम पंचायत मिलके लगातार कार्रवाई इस पे कर रहे हैं। अभी तक 14 लोगों को कार्रवाई किए हैं। पहले में हम लोग 2,500 रुपया वसूले थे, अर्थदंड एक सहयोग राशि के रूप में लिए थे, लेकिन जब कोई उसी कार्य को दोहराता है तो उन पर 10,000 रुपये का सहयोग लेते हैं ताकि उसको हम गांव समिति में जमा कर गांव विकास के लिए उसको उस पैसे का उपयोग करते हैं। सीसीटीवी कैमरा हमारे गांव में 21 कैमरा लगा है जो रोड, चौक चौराहे और सभी शासकीय भवनों को कवरेज करता है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 75 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसमें अब तक 25 करोड़ से ज्यादा की राशि और शराब सामान जब्त किए गए हैं, जिनमें कि 5 करोड़ नगद है, 50 लाख रुपए की शराब है और 1.5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ बताया जा रहा है। सोना चांदी के साथ साथ कई रुपए की अन्य सामग्री भी मिली है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। दुर्ग में बाइक पर स्टंट